और बताइए बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? तब एंजॉय कर रहा है ना जी, कि तैयारी कर रहा है? ऐसा तो नहीं ना कि फिर इस बार कोरोना में सोच रहा है कि चलो बिना एग्जाम दिए हुए पास हो जाएंगे। तो ये बिहार बोर्ड है, इसमें ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारा बच्चा बोला था कि सर जो टेस्ट आप लिए हैं या जो क्वेश्चंस आपने दिया है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चंस, उसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, उसका डिस्कशन कर दीजिए। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो तुम्हें बिहार बोर्ड में आ सकता है उसी को डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज का जो डिस्कशन है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। तो कौन कौन टॉपिक का डिस्कशन करूंगा मैं? 3 टॉपिक से क्वेश्चंस में लिया हूँ। सबसे पहले तो लिया हूँ इलेक्ट्रिक करंट से, दूसरा जो लिया हूँ मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिया हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिया हूँ, और तीसरा चैप्टर क्या लिया हूँ? मैग्नेटिज्म लिया हूँ। तीसरा जो चैप्टर है क्या है? मैग्नेटिज्म है, ठीक है? तो इस 3 चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब मैं क्या करने वाला हूँ? अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो बने रहो और डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में देखो, सबसे पहला जो है तुम्हारा क्या है? स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स का सर्किटल लॉ, ठीक है ना? तो ये क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक वायर है, इस वायर में कोई करंट जा रहा है आई, ठीक है? तो अगर इसको हम करें, इस वायर के अलोंग इसको चारों तरफ से एक लूप हम बना दे, क्लोज लूप। कैसा लूप? क्लोज लूप। ये कैसा लूप है? क्लोज लूप है, क्लोज लूप है। अगर बना दें और इस पे अगर छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस वायर के कारण, ठीक है ना, तो लूप से बना सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल किसका? ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है ना? किसके? अलोंग ए क्लोज लूप, along a closed loop will be equal to mu naught times net current passing through closed loop। मतलब जस्ट टाइप गॉस लॉ। तो लेकिन गॉस लॉ में क्या था ना कि सरफेस था, इसमें सरफेस नहीं है, इसमें लूप है। तो लिख सकते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है डॉट डीएल, इसका लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप बना देंगे, बराबर म्यू नोट इंटू आई इन, म्यू नोट इंटू आई इन। यही हमारा कौन सा लॉ है? एम्पियर्स का सर्किटल लॉ है। लिख रहा है ना कि एक्सप्रेस इस मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली लिख भी दिए, एक फोटो भी बना दिए, है ना? तो बस इतना ही करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो बस इतना ही लिखना है। क्या चीज? कि एक वायर लेना, एक लूप बना देना है, क्लोज लूप। उसको, इस क्लोज लूप का क्या नाम रहेगा? इसका नाम है इसका नाम होगा एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप। याद कीजिए, गॉस थ्योरम में क्या था? क्या था बताओ? गॉसियन सरफेस, यहाँ पे लूप है ना? बस 2 नंबर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा तुमको। तो इसमें कुछ टेंशन ही नहीं लेना है कि इसमें क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। देखो एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है ना 10 ओम है। इसका कुछ लेंथ भी होगा, लेंथ कितना मान लेते हैं? एल है। अब ये देखो क्या किया है? स्ट्रेच किया गया है। अब समझना पहले बात को, तुम स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें?
वॉल्यूम क्या होना चाहिए बताओ, वॉल्यूम क्या रहता है बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बताया गया था कि नहीं। स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल स्क्वायर के। तो क्या लिख दोगे, R1/R2 कितना हो जाएगा, L1 स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। यहां पे लेंथ L था, इसको स्ट्रेच करके क्या कर दिया, लेंथ लेंथ 2L कर दिया गया। तो इसका R कितना होगा निकालना है, तो यहाँ पे L1 कितना ले लूंगा, L ले लूंगा, L2 कितना ले लूंगा, 2L ले लूंगा। क्यों, क्योंकि दुगना किया गया है, डबल किया गया है, ठीक है ना। R1 पहले जब लेंथ L था तो रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था। जब लेंथ 2L हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R2, यही निकालना है। तो रख दो R1 की जगह पर 10, R2 हमें निकालना है, L1 की जगह पर L का स्क्वायर, R2 की जगह पर 2L का स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 1/4। तो R2 इज इक्वल टू 40 ओम। क्यों बढ़ गया रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ बढ़ने से एरिया क्या हो गया, घट गया। अब पतला हो गया ना वायर, खींच दिए तो वायर पतला हो गया ना। जब पतला हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, है ना, 4 टाइम्स। तो आंसर हो गया 40 ओम्स। ये देखो, बस इतना फॉर्मूला लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा। ये सब मत लिखना, स्ट्रेच किए हैं, कंप्रेस किए हैं या वॉल्यूम कांस्टेंट, ये सब नहीं लिखना है। लिखना है चूंकि आर डायरेक्ट एल स्क्वायर, R1/R2 इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर, फोर ये गिवन लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर आराम से आ जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, स्ट्रेच रहे कंप्रेस रहे, उसमें यही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन से याद कीजिए। सर अगर किसी भी जगह पे ये कोई पॉइंट है P अर्थ सरफेस पे, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये क्या होता था, वर्टिकल। यहां से कोई अगर मान लो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, ये B क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसी को डीप एंगल बोलते थे। थीटा भी बोल सकते हो, फाई भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो चलो फाई ले देता हूं, है ना, फाई ले देता हूं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, इसको फाई ले लेता हूं, फाई, ठीक है। तो बताओ मेरे को, इस बी का 2 कॉम्पोनेंट होगा कि नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में कितना हो जाएगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा बी कॉस फाई, आई हो जाएगा बी साइन फाई। याद कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आया, बी कॉस फाई। मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना आया, बी साइन फाई। अब क्या दिया है, दिया हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल, यानी रेशियो है। तो रेशियो निकालते हैं, वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल, इधर क्या हो जाएगा, बी साइन फाई बटा बी कॉस फाई। इसको बी से बी कैंसिल, बी भी बटे, अब देखो वर्टिकल वाला क्या है, √3 टाइम्स है किसके, हॉरिजॉन्टल के। तो वर्टिकल की जगह पर क्या लिखेंगे, √3 इंटू हॉरिजॉन्टल, नीचे में क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल, इधर क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा। काट दीजिए इसको, तो tan फाई वैल्यू कितना, √3 आया ना, tan फाई वैल्यू कितना आया, √3 आया। तो फाई की जगह पर कितना आ गया, बताओ कै डिग्री, पता है ना, ये भी नहीं पता है क्या, 60 डिग्री होता है ना। तो देखो ये भी आराम से बन गया, समझ आ रहा है बात को कि नहीं। तो इजी है, सब आप इजीली बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलें, अब चलो आगे चलते हैं। क्या डिफाइन कर रहा है, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ऐसा यूनिट्स बताना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बताओ। इसको सिंबल क्या है, फाई बी, क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो वही लिख देता हूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through
एनी क्रॉस सेक्शन। एरिया। अब देखो, अगर मान लेते ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसका मान ली एरिया वेक्टर इधर है, ये है एरिया वेक्टर, और मान ली इस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी। और अगर ये एंगल कुछ कितना है बताओ, थीटा है। याद करो क्या बताए थे, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया क्या होना चाहिए, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू ए कॉस थीटा फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इंटू ए कॉस थीटा। ये हो गया फ्लक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो, फाइव बी इजकल टू बी डॉट ए, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। लिख सकते हो वेबर। तो वेबर बराबर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, वेबर को क्या लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। यही ऐसा यूनिट होगा, ठीक है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ो। अभी तक देखो, बायोट सेवर्ट लॉ लिखना है और इसका एक्सप्रेशंस बताना है। तो क्या होता है बायोट सेवर्ट लॉ, किस लिए यूज किया जाता है, बायोट सेवर्ट लॉ is used to find magnetic field due to current carrying wire। पता है जी, ये हमारा कोई वायर है, वायर में कितना करंट जा रहा है, आई। यहाँ पे छोटा सा लेंथ ले लो डीएल, इस डीएल से मान लेते हैं थीटा एंगल पे कोई एक पॉइंट है आर, एक कोई पॉइंट है पी, और ये डीएल और आर का एंगल है थीटा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, है ना, यहाँ पे डीएल और साइन थीटा और बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। चाहो तो डीबी लिख सकते हो, डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहाँ पे डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही तो है इसके एक्सप्रेशंस, है ना कि नहीं। इसको लिखते कैसे बायोट सेवर्ट लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है, अगर बायोट सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट देखें तो क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसका है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, है ना, एट डिस्टेंस आर ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज गिवन एज क्या, डीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आईडीएल के, डायरेक्टली किससे होगा, साइन थीटा के, इनवर्स किसके होगा, 1/r स्क्वायर के। अगर सबको कंबाइन करेंगे हम तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो डीबी बराबर आ जाएगा, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट कितना देगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट से काम चलेगा। ध्यान रखना थीटा क्या है, डीएल और आर के बीच का एंगल है, ठीक है ना। थीटा क्या है, डीएल और आर के बीच का एंगल है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़े, डिस्कस करेंट डेंसिटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशन। हाँ, करेंट डेंसिटी,
करेंट डेंसिटी। क्या होता है करेंट डेंसिटी बताओ। तो करेंट डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, करेंट डेंसिटी बताइए जी। थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूं। करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट डेंसिटी होता है करेंट पासिंग थ्रू या पासिंग थ्रू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू एनी कंडक्टर। अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर बना दूं, अगर इसका एरिया मैं ए ले लूं और अगर इसमें से करंट जा रहा है आई, तो करंट डेंसिटी का सिंबल है जे। जे क्या होता है, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए होता है, ये करंट डेंसिटी हो गया। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ सर। बहुत आसान है, करंट डेंसिटी ऊपर है एम्पियर, नीचे में पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा करंट डेंसिटी का जे का एसआई यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन तो ईजी है ना, एम्पियर करंट को बोलते हैं, तो ऑलरेडी क्या है बताओ, करंट तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो क्या जाएगा डायमेंशन, ऊपर ए हो जाएगा, नीचे एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए एल माइनस 2 आई बाई ए। सिंपल है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है ये, सोचो तो। चलिए स्टेट किरचॉफ्स लॉ है ना, किरचॉफ्स का दो लॉ है ना, किरचॉफ लॉ। कौन कौन सा लॉ है, पहला है KCL, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, याद है क्या, एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल करंट विल बी जीरो। मतलब अगर मान लो इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर से मान ले आ रहा है I1, इधर जा रहा है, इधर से जा रहा है I2, इधर जा रहा है I3, इधर जा रहा है I4, तो क्या होगा बताओ मेरे को तुम, सबका सम, समेशन ऑफ करंट जो होगा कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि I1 प्लस I2, तो सबको प्लस लेंगे क्या, नहीं, इनकमिंग को प्लस लिया जाता है, आउटगोइंग को माइनस लिया जाता है, तो आउटगोइंग कौन कौन है, -3, तो -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो। कोई बच्चा ऐसे ही पढ़ा होगा, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग, ऐसे लिख सकते हो, और टोटल इनकमिंग कितना है I1 प्लस I2, आई आउटगोइंग कितना है I3 प्लस I4, ऐसे भी लिख सकते हो। सुनना रे बात को ना, इसका दो एक और लॉ है, सेकेंड लॉ, उसको भी लिखते हैं, है ना, इसका सेकेंड लॉ लिखते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सर अगर कोई एक सर्किट हम बना देते हैं इस तरह से, इसमें कोई पोटेंशियल दे देते हैं सर V, है ना, V1 लिख दिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इधर भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अगर ऐसा लगा देते हैं, इधर भी कोई सर्किट है, इधर भी कोई वोल्टेज दे दिए, ऐसा है, अगर ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 ले लेते हैं, है ना, तो मान लो इसको बोलते हैं लूप 1, तो क्या बोलते हैं बताओ, KVL क्या होता है। यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, क्या होता है बताओ मेरे को, KVL क्या होता है कि इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप क्या बताओ, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी जीरो।
ठीक है, तो देखो तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें निकाल लेते हैं। तो इन लूप 1 ले लेते हैं, नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, नाम दे देते हैं। तो पहला लूप कौन सा है, ए बी ई एफ है कि नहीं, पहला वाला लूप। इसमें करंट देते हैं, मान ली इसमें इधर चलो बनाते हैं, है ना, इधर ही बनाते हैं, क्या ये इसको बना देते हैं, आसान रहेगा। ये था V1 रेजिस्टेंस था, बस यही था ना। ऊपर था पॉजिटिव, ये V2 है, ये V1 है, ये R1 है, और क्या है R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4। बताइए इस लूप में ले लो, लूप 1 ये 1 है, इसको ले लो लूप 2। तो इन लूप 1 क्या जगह, ड्रॉप को क्या मानते हैं, माइनस। ड्रॉप क्या होता है, निगेटिव, और गेन क्या होता है, पॉजिटिव। इधर इधर ड्रॉप लेंगे तो इसके लिए क्या लेंगे, इसे मान लेते हैं करंट जा रहा है आई, इधर से गया, इधर से चला आया I2, इधर चला गया I3। अब बताओ मेरे को, इसके लिए लिखता हूं मैं। तो पहला वाला देखो, यहां से चलेंगे A B C D E F, तो लूप का नाम दे दो। पहला वाला लूप A B, अब इधर मत जाना, नीचे आ जाना, E F, अब फिर A पे पहुंच जाओ, हो गया लूप 1। तो बताओ क्या लिखो, यहाँ पे ड्रॉप होगा, पहला A से B में ड्रॉप हो रहा है, तो कितना है करंट I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो माइनस लगा दे। फिर B से E आएगा, तो रेजिस्टेंस कितना R2, करंट कितना है I, तो माइनस R2 और I2 लिख दे। फिर E से F आएगा, तो इसमें से देखो कितना करंट आएगा, इधर से आएगा I3, इधर से आएगा I2, तो इधर कितना मिल जाएगा, I2 प्लस I3 हो जाएगा। या फिर सिंपल सा I बोल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, रेजिस्टेंस कितना है R3 है ना, तो माइनस R3 इंटू में I2 प्लस I3। अब फिर इधर देखो क्या हुआ, ये माइनस टर्मिनल था, अब माइनस से कहाँ चले गए, प्लस में चले गए, तो क्या हुआ, राइज की फॉल, राइज हुआ ना, तो राइज हो गया, तो प्लस, प्लस में V1 बराबर क्या होना चाहिए, सब 0 होना चाहिए। उस तरह से लूप 2 में लगा दो, इन लूप 2, लूप 2 का नाम दे दो B C D E B। लूप 2 में चलो, पहले B से C आएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी ड्रॉप नहीं। C से D में ड्रॉप है, रेजिस्टेंस है, करंट कितना I3 है, तो माइनस I3 इंटू R4। फिर आएंगे, प्लस टर्मिनल से माइनस में आ रहे हैं, प्लस से माइनस में नीचे आ रहे हैं ना, नीचे, तो प्लस से माइनस में ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो माइनस होगा, तो माइनस V2। फिर D से कहां जाएंगे, E, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब यहां देखो, E से B जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना, किधर जाएंगे, E से B जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है ना। यहां पे देखो तो यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जब ऊपर की तरफ जा रहे होंगे और करंट तो नीचे आ रहा है, तो माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा ना, राइज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में, I2 R2। पहुंच गए B पे, सब कितना हो गया, 0। दिस इज द KVL। ठीक है, यही था ना, क्या था, स्टेट KCL एंड KVL। ये तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रूफ भी नहीं करना है, खाली स्टेटमेंट लिख दो कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट विल बी इक्वल टू 0। हो गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया मैंने, दूसरा स्टेटमेंट क्या, कि इन एनी क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। हो गया 2 स्टेटमेंट, 2 नंबर मिल जाएगा बिहार बोर्ड में, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइंड एक्सप्रेशंस ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट का फॉर्मूला पड़ेगा y बराबर NEA इंटू VD होता है। तो अगर यहाँ VD लिखूं तो VD बराबर कितना होता है, तो I अब बटा NEA। सुनना ध्यान से, यह है कि नहीं, ये होता है फॉर्मूला। और ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है बताओ, V बराबर IR। तो देख इधर I दिख रहा है, ये V पोटेंशियल है कि वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इसको बदलना होगा वोल्टेज में। कैसे बदलेंगे, चलो देखो इधर,
वेलोसिटी का फॉर्मूला ले यू प्लस ए टी, यहाँ टी को टाउ लिखते हैं, और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखो फोर्स जो होगा ऑन इलेक्ट्रॉन किसके कारण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई। तो एक जगह पर क्या लिख देंगे, क्यू ई बाई एम लिखेंगे ना, तो यहाँ रख दो। यू का मान क्या लेते हैं, जीरो। शुरू में जब पोटेंशियल नहीं था तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा था, जीरो प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी की जगह पर टाउ। टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी कितना आ गया, क्यू ई बाई एम इंटू टाउ, रख दीजिए यहाँ पे। तो इसलिए वी डी कितना आ गया, वी डी की जगह पर क्या रखेंगे, यही क्यू ई बाई एम इंटू टाउ बराबर आई अपॉन एन ई ए। हमें क्या करना है, वी बराबर आई आर लाना है। अभी तक पोटेंशियल नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। डायग्राम पढ़े हो, डेरिवेशन पढ़े हो, डेरिवेशन पढ़े तो होगे ना सर। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में सर बैटरी से जोड़ दिए हैं वोल्टेज से, ये भी, इसका लेंथ सर एल है सर। इधर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर भी बटा एल। तो भी, तो ई के जगह पर कितना आ गया सर, भी बाई एल। यहाँ रख दीजिए सर, एम को इधर भेज दीजिए, क्यू की तरफ भेज दीजिए। क्यू के जगह पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो बताओ तो यहाँ पे ई बराबर क्या लिख सकते हो तुम, तो आई इंटू एम, एम ऊपर चला गया नीचे में, एन क्यू के जगह पर स्मॉल ई, इधर आके ई गुना ई, तो ई स्क्वायर ए और नीचे में टाउ। ये हो गया, ये हो गया ई। ई की जगह पर क्या लिखें, वी बाई एल। इसको लिखो वी बाई एल इज इक्वल टू आई इंटू एम बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब देखो आ गया मजा, इधर भी आ गया ना, इधर आई है ना। अब बाकी तो आर बचेगा, तो एल को इधर भेजो, तो भी इज इक्वल टू आई रहने दो, इधर बताओ एम इंटू एल, अब बट्टा में एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये सब के सब आर है, तो भी बराबर कितना आ गया, आई आर। प्रूफ हो गया। अब मैं समझाऊंगा क्या है, समझोगे, बोलो। चलो समझाता हूं इसको, एक इसमें स्लाइड ऐड कर देता हूं, समझाता हूं। देखो भी इक्वल कितना आया, आई इंटू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। याद करिए 10th में पढ़े रेजिस्टेंस का रो इंटू एल बाई ए। ये एल दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, तो इसको देखो तो क्या लिख सकते हो तुम, एम इंटू एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ रहने दो, यहाँ पे ए रहने दो। देखो ये एल बाई ए है कि नहीं है, ये हो गया रेसिस्टिविटी। तो रो बराबर कितना आ गया, बताइए। यहां से रो, रो के बराबर है ना ये, तो रो की जगह पर कितना आ गया, एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। ये इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। एक्चुअली में ना यही जो है ना ओम्स लॉ, ओम्स लॉ रियल में पता है क्या है, वही जो है डिराइव किए हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड ऑर्डिनरी वोल्टमीटर। ये सिंपल है यार, देखो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, बिना कोई करंट फ्लो करवाए पोटेंशियल मेजर करता है। मेजर पोटेंशियल है ना, विदाउट करंट फ्लोइंग फ्रॉम बैटरी। जबकि ये है मेजर वोल्टेज across resistance, है ना, बाय फ्लोइंग करंट।
अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज मेजर करेगा ही नहीं वोल्टमीटर। बट एमीटर तो बैटरी का है ना, ये क्या होता है, मेजर करता है ईएमएफ ऑफ सेल, और क्या करता है, कंपेयर करता है ईएमएफ ऑफ सेल। समझ में आया बात को, ये मेजरिंग समझ में आया, ये सब पोटेंशियोमीटर का बेनिफिट्स है, ठीक है, ये वोल्टमीटर का बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा ये डिफरेंशिएशन लिखना था, कोई भी लिख देते आप, काम चल जाता। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉइल इफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल आर रिस्पेक्टिवली। देखो ये ओम्स लिखा हुआ है, ओम्स है ये, तो हमें निकालना रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉइल्स R1 और R2 निकालना है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बच्चा क्या करता है ना कि इसको R1 इसको R2 मान लेता है और सोल्व कर देता है, नहीं, ये दोनों जो दिया हुआ है इक्विवेलेंट दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला सीरीज कर देंगे, तो R1 और R2 ऐड हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और क्या दिया, इक्विवेलेंट दिया हुआ सीरीज के लिए, सीरीज के लिए कितना दिया हुआ है 18, ये हो गया 18, इधर हो गया R1 प्लस R2, इसको बोलोगे इक्वेशन 1। दूसरा का कितना है 4 ओम, किसके लिए, पैरेलल के लिए, जोड़ो पैरेलल के लिए, ये R1 ये R2, पैरेलल क्या हो जाएगा, R पैरेलल R1 R2 बटा R1 प्लस R2, तो R पैरेलल कितना है 4 और R1 R2 रहने दो, R1 प्लस R2 तो यहाँ दिया हुआ है ना 18 18 18 से 72 हो गया, 72 इक्वल टू R1 इंटू R2, ये R1 R2 वैल्यू आ गया, और ये R1 प्लस R2 आ गया। समझना है बात को कि नहीं। तो अब इस दोनों को क्या करोगे तुम, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को क्या करोगे, सोल्व करोगे, फिर आंसर आएगा, ठीक है। सोल्व कर दिया जाए, बताओ तो जरा सा, 72 ही आ रहा है, आइए है तो क्या कर सकते हो तुम, 12 प्लस 6 और 12 गुने 6 आता है 72, आता है 18, एक हो गया 12 ओम, एक हो गया 6 ओम, डायरेक्ट सोल्व कर सकता है तुम, ठीक है। तो ये अपना आराम से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आगे चलें। द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है कितना, यानी कि म्यू दिया हुआ है कितना, 7.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलो म्यू दिया हुआ है, क्या निकालना है। अच्छा मैं यहां से पूछना चाहता हूं, म्यू नोट जानते हो, म्यू नोट, यस सर, क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻, क्या -7, याद है ना, म्यू नोट बाई 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7, तो म्यू नोट की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 पाई इधर चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू -7 होता है ये, अच्छा होता है सर, हमको पता है। तो देखिए ध्यान से, पहला फाइंड करना रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है, म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू नो म्यू, ठीक है, और बटे में म्यू नोट, म्यू नोट क्या है एब्सोल्यूट, अब म्यू क्या है गिवन, तो निकल जाएगा म्यू दिया हुआ कितना 7.5 गुने 10⁻³ अब बटा में 4 पाई गुने 10⁻⁷, ठीक है। अब इसको तुम क्या करोगे, ऊपर भेज दोगे, ठीक है ना, तो -7 प्लस क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, 7.5 इंटू 4 पाई, पाई का मान 3.14 रखते हैं, 3.14 अब गुना में 10⁻⁴ कि +4 हो जाएगा, -7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहां से देखो ध्यान से, तो 7.5 इंटू 3.14, तो 4 × 12 14 × 56, 1256, तो ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू आर जो आएगा वो कितना आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 4 × 12.56 गुने में 10⁻⁴, इसको मैं सिर्फ 12.5 ले रहा हूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ, है ना, 25 × 75, 25 × 5 125, कितना 3/5 गुने 10⁻⁴, यहाँ 3 कर देता हूँ, 10 तब 3 × 6 गुने 10⁻³
ये आ गया कौन, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और फॉर्मूला पढ़े हो रिलेटिव परमिएबिलिटी का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ माइनस 1। तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे को तुम। 6000 ना, 6000 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5999। ससेप्टिबिलिटी यूनिट नहीं होता है होगा, ध्यान रखेंगे। यूनिटलेस है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, यूनिट क्वांटिटी। ऊपर भी परमिएबिलिटी, नीचे भी परमिएबिलिटी, नीचे रिलेटिव क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम, फॉर्मूला याद दो। अब देखिए, मेंशन 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। अब ये भी देखो, रेसिस्टिविटी डिफाइन किए थे, देखो रेसिस्टिविटी डिफाइन किए थे ये वाला कि नहीं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला M/NE² टाउ, यहां लिखो Ne², इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया था। रेसिस्टिविटी क्या होता है, M/NE² टाउ। तो पहले तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसके बाद दूसरा टेम्परेचर पे, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, तो ये सब ध्यान रखना है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन पे भी डिपेंड कर रहा है, ई पे भी डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम, बहुत सारा फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, टेम्परेचर देने से भी वेरी करेगा। चलिए आगे, मेंशन 2 यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज पूछ रहा है तुमसे। सबसे पहला तो यूज है क्या, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। काहे के लिए, इन न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट में ना हमें हाईली एक्सेलरेटेड यानी कि हाईली काइनेटिक एनर्जी वाला एनर्जाइज पार्टिकल चाहिए। तो इसलिए साइक्लोट्रॉन है क्या, साइक्लोट्रॉन एक तरीके से एक्सेलरेटर है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो पहला तो एक्सेलरेट करने का काम करेगा। दूसरा इसका यूज क्या है, इसको जो हम लोग टू ट्रीट कैंसर, क्या होता है कि रेडिएशन जो है ऑफ हाईली एनर्जाइज बीम क्या करेगा, पेनिट्रेट करता है, किसको, पेनिट्रेट द स्किन, बॉडी स्किन, है ना, लिख देता हूं, बॉडी स्किन, एंड क्या करता है, किल करता है, किसको, द ट्यूमर्स, किल ट्यूमर्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्यूमर को किल कर देता है, यानी कि रेडिएशन जो बॉडी में भेजा जाता है और बॉडी को ये पेनिट्रेट करके उस ट्यूमर को किल करता है। उसके लिए क्या चाहिए, हाईली एनर्जाइज बीम चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है इसका। 2 यूज लिखना था, आराम से लिख सकते हो। संट क्या है, संट बताओ, है ना, क्या ये, इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस वायर है ना। यूज किस लिए होता है, यूज टू शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना। अच्छा, और क्या जानते हैं इसके बारे में, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस। याद है, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में यहां पे शंट लगा देते थे, काहे के लिए, इसका लो रेजिस्टेंस होता है। अगर इधर से कोई करंट आएगा तो ये रेजिस्टेंस जो है रोकेगा उसको, तो इधर से बाईपास हो जाएगा, इधर से आई चला जाएगा, इधर से आई है, इधर इधर बहुत कम करंट जाएगा, पूरा उधर से निकल जाएगा। तो ये अगर रेजिस्टेंस है तो अगर ये बच जाएगा, तो शंट इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, बाईपास करने के लिए, शॉर्ट सर्किट करने के लिए यूज किया जाता है ना। और कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल टू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
A state Ohm's law gives mathematical expressions. Ohm's law क्या है? Ohm's law लिखेंगे, है ना, for a conductor, है ना, connected to external source भी, ठीक है, क्या होता है बताओ? तो करंट जो होगा इन द कंडक्टर, है ना, डायरेक्टली डिपेंड्स किस पे? ऑन V। तो V किसके प्रोपोर्शनल? I के। या ऐसे लिख सकते हो, I प्रोपोर्शनल टू V, दोनों लिख सकते हो। जब V डायरेक्टली तो I लिखोगे, क्या लिखोगे? कांस्टेंट इक्वल टू I R लिखोगे। लेकिन जब I इक्वल टू V लिखोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू V। ठीक है, ये सिग्मा क्या है? कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। ध्यान रखें, तो I डायरेक्टली V भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये देखना है कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो कांस्टेंट की जगह पर रेजिस्टेंस होगा, और जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो फिर यहाँ पे कंडक्टेंस होगा, उल्टा। बस बाकी है दोनों ओम्स लॉ ही। यही तो था, ओम्स लॉ लिखना था। आगे देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हायर रेजिस्टेंस। अच्छा, एगो हीटर है, एगो बल्ब है, हीटर का पावर कितना है? 1000 वाट, और बल्ब का पावर कितना है? 100 वाट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों वोल्टेज कितना दिया है? 230 ही तो दिया दोनों वोल्टेज, इसको भी 230 दिए हो, इसको भी 230 ही दिए हो, तो क्या दिक्कत है? V तो कांस्टेंट है जी, तो पावर का फॉर्मूला पढ़े हो, V²/R, तो V तो कांस्टेंट है जी, तो P किसके प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो किसका रेजिस्टेंस कम है? पावर ज्यादा किसका है? हीटर का, तो हीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, किससे? बल्ब से। सिंपल सी बात है, सिंपल सा है ना, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो P बराबर V²/R होता है। ठीक है, बस यही पूछना था। कल ही बोल रहा था कौन ज्यादा है, निकाल सकते हो तुम। कैसे? R बराबर V²/P, यानी 230 गुने 230 बटा किसका निकाल दूं? हीटर का। 200, यहाँ पे पावर 1000, 1 0 1 0 1 0 1 0, 23 गुने 23 पता नहीं कितना, 569 होता है जी। अब बटा में 20 भागा दे देना, आ जाएगा। और अगर बल्ब का निकालना हो तो 230 गुने 230 बटा 100, सॉरी 529 होता है जी, 529 होता है, सुनना नीचे 10 ना, सॉरी 10, तो 52.9 जी ओ, इसका 529 हो, यही आंसर हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस पूछता है तो। नहीं तो सिंपल सा डायरेक्टली लिखना है किसका ज्यादा है किसका कम, यही पूछ रहा है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 2 यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या बात करते हो। सबसे पहला यूज क्या? टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए बताओ? सर टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरा यूज बताओ? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। और यूज पूछे बताओ? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इतना तो है एप्लीकेशंस। 2 यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब बताओ, गैल्वेनोमीटर तो मेजरिंग डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर कैसा डिवाइस है? मेजरिंग डिवाइस है ना। तो पहले क्या चीज?
टू मेजर स्मॉल करंट। तो स्मॉल करंट कहां कहां जरूरत पड़ता है, तो सुनिए ध्यान से। टू फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट किसमें, इन टेलीकम्युनिकेशन वायर। टेलीकम्युनिकेशन वायर में बहुत कम करंट फ्लो होता है, तो उसका फॉल्ट पता करने के लिए ये यूज किया जाता है। और क्या के लिए, पोजिशनिंग पर्पस के लिए, और स्लाइडिंग, पोजिशनिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। पोजिशनिंग एंड कंट्रोल सिस्टम देखते हो, पीटरसन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर यूज करते हो ना, पोटेंशियोमीटर, ब्रिज मीटर, सब में गैल्वेनोमीटर यूज होता है। काहे के लिए, पता करने के लिए कहां पे बैलेंस पॉइंट मिला, तो इसलिए पोजिशनिंग के लिए और कंट्रोल सिस्टम के लिए होता है, ठीक है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। चलिए कहां पे, पीटरसन ब्रिज में, पीटरस्टोन ब्रिज में, और पोटेंशियोमीटर में, और मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज में, ये सब जगह यूज होता है। क्या चीज, गैल्वेनोमीटर। और व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी, पढ़े हो रिटेंटिविटी कोर्सिविटी, हाँ मैं इंटीजर में था, याद कीजिए ग्राफ ये, सॉरी ड्रॉ, देखिए तो ध्यान से, ये ओ सॉरी, ये वाला ग्राफ पढ़े हैं कि नहीं। तो रिटेंटिविटी ये जो है, क्या चीज, रिटेंटिविटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिटेन बाय द मटेरियल, ठीक है, कब, ड्यूरिंग डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, जब हम मैग्नेटाइज कर रहे थे, यानी कि बी और एच, ये सॉरी बी और ये एच, बी एच कर्व, तो जब हम ये बाहर से यानी कि इंटेंसिटी देंगे तो किसी मटेरियल में मैग्नेट बनेगा। याद कीजिए, एक जो है हमारा ये मटेरियल था, इसको हम लोग बाहर से इसे कॉइल लगा दिए थे, इसमें करंट सप्लाई करते थे आई, और ये जो ये बाहर से हम लोग इसको एच दे रहे हैं, इसके अंदर बी मिल रहा है सोलेनोइड में, है ना, तो इसका कर्व बताया हुआ था ये। तो जब हम लोग इसमें इसको मैग्नेट बना दिए, देखो ये ओ और ए, तो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, ये ओ से जो ये तो लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये यही लाइन जो है मैग्नेटाइज हो रहा है। जब इसको फिर से हम करंट को रिवर्स में फ्लो करवाएंगे ना, तो डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो देखो शुरू में मैग्नेटिक फील्ड कितना था, जीरो था, कोई भी मैग्नेटिक गुण नहीं था मटेरियल में, लेकिन जब हम डीमैग्नेटाइज किए, रिवर्स करंट फ्लो करवाए, तो उसको पूरा डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, इसका पूरा मैग्नेटिक गुण लॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुण उसके अंदर रखा रहता है। तो वही जितना अमाउंट डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जितना अमाउंट रखा जाता है ना, उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो दूसरा कौन सा है, कोर्सिविटी। तो इसको कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर, है ना, द एक्स्ट्रा रेसिड्यूअल भी बोलते हैं उसको, रिटेंटिव रेसिड्यूअल मैग्नेटिक फील्ड
मेड टू जीरो बाय सप्लाइंग क्या एक्स्ट्रा रिवर्स करंट इन द मटेरियल। जबरदस्ती इसको जीरो बनाने के लिए, देखिए इसको जीरो बनाने के लिए इसको रिवर्स में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में, है ना। तब यहाँ ई जो है यही रिटेंटिविटी है। तो एक्स्ट्रा जितना हमें रिवर्स में करंट फ्लो करवाना पड़ा, जितना बचा रह गया था उसके अंदर मैग्नेटिक गुण, उसको फिर से जीरो करने के लिए उस टर्म का नाम है कोर्सीविटी। ठीक है, यही था कोर्सीविटी। समझ में आपको? अब पूछा है कि वायर ऑफ रेसिस्टिविटी P इज स्ट्रेस्ड। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा तुमको। एक वायर, इसका रेसिस्टिविटी P है, यानी कि रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है कितना, P। इसको डबल लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया, सॉरी स्ट्रेच्ड टू डबल लेंथ, डबल लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया, यानी कि ये वायर था मेरा, L था, इसको खींचे, खींच के बना दिए 2L, ये 2L बना दिए। तो मटेरियल चेंज हो गया क्या? नहीं ना। तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया, बट रेसिस्टिविटी क्या रहा, अनचेंज रहा। क्यों? रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए मटेरियल में कोई, रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो न्यू रेसिस्टिविटी कितना होगा, P होगा, इसलिए न्यू रेसिस्टिविटी क्या होगा, P होगा। लिखेंगे यहां पे, हियर रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमेंशन। तो भाई क्या, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो कितना खींच दो, कितना उसको सब कंप्रेस कर दो, मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा। जब मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा तो फिर रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। सिंपल सा है लॉजिक। अब आ गया लॉन्ग क्वेश्चन सब, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हें बनाना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग पे डिस्कस करते हैं, क्या रहने दें, चलो लॉन्ग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, है ना, मिलते हैं।